सवाल, सिर्फ एक सवाल, अगर कल रात आज रात मान लो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? सोचो, सीरियसली सोचो, आपको नहीं पता। इनफैक्ट काफी लोगों को नहीं पता ये, और यही प्रॉब्लम है। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां हम प्राइम मिनिस्टर का नाम जानते हैं, प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं, लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है ये नहीं जानते। कौन किसके ऊपर है या फिर कौन किसे बजाता है, किसे डांटता है, ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, कभी नहीं। स्कूल में सिविक्स था, लेकिन वो था कि रात को याद करो, सुबह में एग्जाम दो एंड फिर भूल जाओ वाला सब्जेक्ट। लेकिन आज मैं तुम्हें इंडिया की असली पॉलिटिकल हायरार्की बताऊंगा, एक लेयर ऊपर से नीचे तक, और एंड में एक ऐसा बात कर बोलूंगा जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल करती हो, क्योंकि सच कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो रुको, कहीं मत जाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल फैक्ट्स, दिस इज सौरभ। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, दैट इज पॉलिटिकल हायरार्की इन इंडिया। मींस पॉलिटिकल हायरार्की में कौन ऊपर है कौन नीचे, इसके बारे में इन डिटेल एंड ब्रीफ बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड ब्रूटल फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, इंडिया में कोई इंसान बॉस नहीं होता है, ना पीएम, ना प्रेसिडेंट, ना ही होम मिनिस्टर। बॉस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बुक 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और लिटरली इस बुक ने डिसाइड किया कि कोई भी चाहे कितना भी पावरफुल हो, इस बुक से बाहर नहीं जा सकता। तो अब यहाँ से हायरार्की शुरू होती है। सोचो कि एक बिल्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसका फाउंडेशन नींव है, अगर फाउंडेशन क्रैक हो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इसीलिए कोर्ट भी, पार्लियामेंट भी और प्रेसिडेंट भी सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का, मतलब इंडिया में कोई इंसान सुप्रीम नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब इस फाउंडेशन के ऊपर 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, जो लॉज बनाती है यानी पार्लियामेंट। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट। और नंबर 3 जुडिशरी, जो लॉज को इंटरप्रेट करती है यानी कोर्ट। ये 3 अलग अलग हैं और थ्योरी में ये तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं, बट ये थ्योरी में, प्रैक्टिकल आगे देखते हैं। चलते हैं ऊपर हायरार्की के पहले विजुअल फेस पे। इंडिया का प्रेसिडेंट और अभी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट। अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट का हेड ऑफ स्टेट है, यानी वो सबसे ऊपर है। प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है, वो बिल्स को साइन करता है, तब वो बिल्स लॉज में बनती है। वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर भी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। सुनने में लगा ना कि भाई ये तो सच में बॉस है, लेकिन रुको, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। इंडिया का प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टाम्प है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस प्रकार से डिजाइन ही किया गया है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस पे काम करना होगा, यानी पीएम और कैबिनेट जो डिसाइड करती है वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है पॉकेट वेटो, अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को साइन नहीं करता और उसे वापस भी नहीं भेजता तो वो बिल लिम्बो में रहता है। एक इनफॉर्मल पावर है, एक और पावर है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट रूल ले सकता है, लेकिन यहाँ भी ये कैबिनेट की रिकमेंडेशंस पर ही होता है। सो बेसिकली प्रेसिडेंट एक डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड और पावरफुल लुकिंग पोजीशन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पीएम की अथॉरिटी का बस एक एक्सटेंशन है। फिर भी अंडरएस्टिमेट मत करो, इमरजेंसी के वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में या हम पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रूल सडनली हो जाता है। 1979 में चरण सिंह की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी बिना कॉन्फिडेंस वोट के, दैट वाज पावर। तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट एक स्लीपिंग जायंट्स है, अलग अलग कंडीशंस में जग जाता है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। ऑनेस्टली बोलूं,
इंडिया में वॉइस प्रेसिडेंट की रोल इतनी इनविजिबल है कि लोग भूल जाते हैं कि ये पोस्ट भी एग्जिस्ट करता है। करेंट वॉइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। वॉइस प्रेसिडेंट की दो मेन रोल होती है। राज्यसभा का चेयरमैन, वो राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर करता है। ये एक एक्चुअल वॉकिंग है। प्रेसिडेंट की एब्सेंस या फिर डेथ में वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, बस इतना ही। वॉइस प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक पोस्ट है। अगर राज्यसभा में इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स न हो तो वीपी बेसिकली एक सेरेमोनियल फिगर रहता है, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन होने की वजह से उन्हें एक रियल पावर मिलती है, रूलिंग ओवर डिबेट्स, अलाउइंग और डिसॉल्विंग डिस्कशंस। ये पावर सबटाइल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं असली बॉस पे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी सर, 2014 से कंटिन्यूअसली अभी तक हैं। अब ऑफिशियली पीएम एक प्रीमस इंटर पेज है, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल। कैबिनेट का एक मेंबर, प्रैक्टिकली पीएम सब कुछ है। पीएम के पावर्स चलो डिस्कस करते हैं। कैबिनेट बनाता है, कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं ये सब पीएम डिसाइड करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, पॉलिसी डायरेक्शंस। इंडिया की फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी सब कुछ पीएम के डायरेक्शंस पे, पीएम के विजन्स में ही चलता है। नंबर थर्ड, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इंडिया का सबसे पावरफुल ऑफिस। ये डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट सभी मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। पार्लियामेंट पे कंट्रोल, पीएम लोकसभा लीडर होता है। मेजोरिटी गवर्नमेंट में वो पार्लियामेंट में भी कुछ पास करा सकता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। सीबीआई डायरेक्टर्स, एनएसए, कैबिनेट सेक्रेटरीज, ये सब प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करता है। अब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। अगर किसी पार्टी को लोकसभा में 272 प्लस सीट्स मिलती है, उनका लीडर ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो कोलिशंस बनती है और कोलिशंस का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा चाहिए। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी खो दी तो पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। यही हुआ था 1979 में चरण सिंह के साथ और यही हुआ था 1989 में वीपी सिंह के साथ। अब एक इम्पोर्टेंट लेयर, पीएम का पावर उसकी पार्टी के अंदर के पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजिकल लाइन से सम टाइम अलग थे, उन्हें मैनेज करना पड़ता था। मनमोहन सिंह टेक्निकली पीएम थे, लेकिन कांग्रेस की रियल पावर सोनिया गांधी के हाथों में था। मनमोहन सिंह खुद एक कोलिशन पीएम थे, उनका पावर लिमिटेड था। मोदी जी का केस अलग है। बीजेपी में इनकी पोजीशंस इतनी डोमिनेटिंग है कि उन्हें पार्टी के अंदर कोई चेंज करने वाला नहीं। ये उनका रियल सोर्स ऑफ पावर है, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर। अब बात करते हैं यूनियन कैबिनेट के बारे में। ये इंडिया की एग्जीक्यूटिव डिसीजंस मेकिंग बॉडी है। कैबिनेट में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एमओएस, जूनियर किसी मिनिस्टर्स के अंदर, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, जूनियर बट अपना मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स असिस्ट करते हैं। ऑफिशियली कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्स है पार्लियामेंट को, मतलब एक मिनिस्टर्स का डिसीजंस पूरी कैबिनेट का डिसीजंस माना जाता है। अगर एक मिनिस्टर्स रिजाइन करता है पॉलिसी डिसएग्री पर तो वो कैबिनेट से बाहर हो जाता है। कैबिनेट कमिटीज रियल डिसीजंस यहाँ होती है। सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर डिसीजंस। पीएम होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी रिलेटेड। एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन द कैबिनेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंटमेंट, सिर्फ पीएम और होम मिनिस्टर। एसीसी, ये नोटिस करो, सिर्फ दो लोग, पीएम और होम मिनिस्टर, ये डिसाइड करते हैं कि आईएएस, आईपीएस और सिविल ऑफिसर्स कहाँ जाएंगे। एंड ये रियल पावर है, विजिबल्स नहीं है लेकिन मैसिव है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट में है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। पहले बात करते हैं राज्यसभा यानी अपर हाउस के बारे में। 250 मेंबर्स स्टेट रिस्पेक्ट करते हैं, डायरेक्टली सिलेक्टेड नहीं होते हैं, एमएलए वोट करके भेजते हैं। लोकसभा यानी लोअर हाउस 543 मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक सिलेक्ट करती है और यहाँ रियल पावर है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है टेक्निकली। लॉज कैसे बनते हैं, इसमें सबसे पहले बिल्स इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा पास करते हैं, देन राज्यसभा पास करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है एंड देन लॉज बन जाता है। अगर राज्यसभा कोई बिल रोक दे, मनी बिल्स राज्यसभा रोक नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, लोकसभा माने या न माने। ज्वाइंट सेशन, दोनों हाउस साथ बैठ के वोट करते हैं और यहाँ लोकसभा की मेजोरिटी डोमिनेट करती है। राज्यसभा में ऑपोजिशन मेजोरिटी हो तो वो कुछ बिल्स को रोक सकती है। इसी वजह से 2014 से 2019 में बीजेपी राज्यसभा में स्ट्रगल करती थी। लोकसभा का असली पावर नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर लोकसभा कहे कि हम पीएम में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं तो पीएम को उसी वक्त रिजाइन करना पड़े। बजट पास करना, अगर लोकसभा बजट रिजेक्ट करे तो गवर्नमेंट फॉल। इसीलिए लोकसभा का मतलब रियल पार्लियामेंट होता है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर में नहीं स्टेट में भी होता है। अब स्टेट लेवल हायरार्की जानते हैं। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट की तरह रबर स्टैंप मोस्टली। गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है, इसीलिए कभी कभी गवर्नर कंट्रोवर्शियल रोल प्ले करता है जब स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नर हो। चीफ मिनिस्टर स्टेट का असली एग्जीक्यूटिव हेड, यानी स्टेट का पीएम। सीएम के पास स्टेट पॉलिसी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी, लैंड रेवेन्यू डिसीजंस, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा यानी लोअर हाउस, और कुछ स्टेट में विधान परिषद यानी अपर हाउस। सेंटर वर्सेस स्टेट पावर का डिवीजन, यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, न्यूक्लियर, रेलवे और बैंकिंग सिर्फ सेंटर में होता है। स्टेट लिस्ट, पुलिस, लैंड एंड एग्रीकल्चर सिर्फ स्टेट के पास होता है। कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज लॉ ये दोनों के हाथ में होता है, लेकिन सेंटर का लॉ डोमिनेट करता है कॉन्फ्लिक्ट में। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है सेंटर के हाथ में। हिस्टोरिकली इस आर्टिकल का मिसयूज बहुत हुआ है। 1994 तक 100 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल्स लगा। कोर्ट्स ने बाद में इसका मिसयूज रोकने की कोशिश की। अब बात करते हैं जुडिशरी। ये एक टेक्निकली एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, ये अलग पिलर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, हेड ऑफ जुडिशरी, 33 जजेस है टोटल अभी करेंटली। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या है? जुडिकल रिव्यूज, पार्लियामेंट का कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, यानी स्ट्राइक डाउन यानी कैंसिल यानी गॉन। फंडामेंटल राइट्स गार्जियन, आर्टिकल 32, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर राइट्स वायलेट हो तो। 1973 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो एंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर्स में है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म, फेडरल राइट्स, जुडिकल रिव्यूज, इवन और 2/3 मेजॉरिटी। पार्लियामेंट इन सब चीजों को नहीं हटा सकती। ये एक रिवोल्यूशनरी जजमेंट था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कोर्ट का पावर लिमिट करने का, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन जुडिशरी परफेक्ट नहीं है। जजेस खुद जज को अपॉइंट करते हैं, करप्शन अलाइन। जुडिशरी रियल पावर है बट ये पावर इम्परफेक्ट है। अब एक लेयर जो सिलेबस में नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। नंबर 2 पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। नंबर 3 आरएसएस। नंबर 4 कॉर्पोरेट लॉ एंड नंबर 5 मीडिया। ठीक है, अब मैं वो बात करता हूँ जो शायद आपको अनकंफर्टेबल करे। इंडिया की पॉलिटिकल हायरार्की डिजाइन में परफेक्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन में हॉलो है। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प्स है, प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट डिबेट का प्लेटफॉर्म है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फेडरलिज्म है और सबसे बड़ी बात हम वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल है। थ्योरीज में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है प्रैक्टिकली। हर 5 साल में एक बार वोट करना होता है, उसके बाद नेता आपका काम करते हैं। आपका काम वो तो अगले 5 साल वेट कराना है। मैं कहता हूँ इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वोटर्स की अवेयरनेस। हम कास्ट के नाम पे वोट करते हैं, हम बिरयानी के नाम पे वोट करते हैं, अपना दोस्त, अपना आदमी के नाम पे वोट करते हैं और फिर कहते हैं सिस्टम करप्ट है। भाई सिस्टम हम ही हैं। जब तक हम एजुकेटेड वोटर्स नहीं डालेंगे, जब तक हम लीडर्स को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तब तक हम बस एक सिलेक्टेड वक्त के लिए जागे रहेंगे, बाकी हर टाइम सोए रहेंगे।
तब तक यही होगा, नेता बदलेगा, पार्टी बदलेगा, चेहरा बदलेगा, लेकिन सिस्टम नहीं बदलेगा। और एक बात जो मैं जानता हूँ कि लोग डिसएग्री करेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, क्वेश्चनिंग पावर एवरी सिंगल डे। हर एक दिन क्वेश्चन पूछने का पावर होना चाहिए हम सब यहाँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आप एक्चुअली वो 1% में से हो जो एक्चुअली ये सब जानना चाहते हैं। अब बस जानना काफी नहीं है, करना पड़ेगा। लोकल इलेक्शन में वोट करो, वहाँ ज्यादा फर्क पड़ता है। RTI डालो, अपने MP MLA को ट्रैक करो, उनसे सवाल पूछो, हायरार्की समझो, लेकिन हायरार्की से डरो मत, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरी हायरार्की का बेस तुम हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, वरना ये एल्गोरिदम में दब जाए। और अगर एग्री नहीं किए तो अपने ओपिनियन से कमेंट में बताओ, मैं सीरियसली डिस्कस करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। सो बाय बाय के लिए कल मिलते हैं, बाय।